चलो बाबा शुरू करते रहे। तो एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था। सोलेनॉइड तक हुआ था, उसके बाद में सर ने क्वेश्चंस करवाए, ऐसा ही हुआ है ना। सोलेनॉइड में हमने आइडियल सोलेनॉइड और नॉन आइडियल सोलेनॉइड की बात करी थी क्या? न- नहीं करी थी, ठीक है। तो सोलेनॉइड में हम देख लेते हैं। यार टू टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड, जिसमें कि है पहला आइडियल सोलेनॉइड। एंड इसमें है कुछ नहीं, जैसे हमने सोलेनॉइड बनाया तो इसकी ये रेडियस कुछ होगी जो कि सेंट्रल एक्सिस से हम मेजर करेंगे। ये रही इसकी रेडियस, मैंने मान लिया कैपिटल आर। ये रही इसकी लेंथ, मैंने मान लिया लेंथ एल। तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड, फॉर आइडियल सोलेनॉइड लेंथ जो है बहुत 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 ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेडियस आर, है ना। लेंथ जो होगी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द रेडियस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल सोलेनॉइड हो जाएगा। अब आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैं अगर किसी मिडिल पॉइंट में कहीं पर भी बीच में आ जाता हूँ, लेट्स से टॉक अबाउट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो बताइए, यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूँ तो बी इनसाइड अगर लिखा जाए तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट एन आई अपॉन, बोलो, टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो बच्चा लोग, ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है किसी अंदर वाले पॉइंट के लिए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पर थीटा वन एंड थीटा टू क्या लिखा जाएगा। तो बताइए क्या लिखें। थीटा वन 90 डिग्री, तो थीटा वन यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री एंड थीटा टू भी बन जाएगा 90 डिग्री। रीज़न बीइंग क्योंकि हमने लेंथ को बहुत ज़्यादा लिया है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ के एंड को देखने के लिए अपनी मुंडी को पूरा लगभग लगभग 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। सिमिलरली इस तरफ भी मुझे लगभग लगभग 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थीटा वन और थीटा टू दोनों मेरे पास जो 90 बन चुके हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अगर लिखा जाए तो बी इन की वैल्यू लिखी जाएगी, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन ऑफ 90 यानी कि साइन ऑफ वन, और ये वन, तो ये वन प्लस वन यानी कि टू बन चुका है। तो ये आ चुका है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर वाले किसी पॉइंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाए तो एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए लिखा जाएगा म्यू नॉट एन आई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट। ये जो एकदम एज पर होगा ना, सोलेनॉइड कहीं ना कहीं खत्म तो होगा ही, चाहे कितना ही लंबा हो कहीं ना कहीं खत्म तो होगा ही। तो बी अगर लिखना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट, हाँ आवाज अटक रही है। क्या करूं? लिखने का क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, कोशिश करते हैं समझ जाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट की अगर बात की जाए, हाँ आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हेलो,
हेलो बच्चा लोग, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है अब? हाँ, तो फिर से आता हूँ, तो देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट की बात करता हूँ। एंड पॉइंट मतलब इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो बात की जाए एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, तो इसके लिए एक एंगल जो मैं यहां से देखकर थीटा वन जो लिखता था, थीटा वन की वैल्यू एंड थीटा टू की वैल्यू, इनमें से एक एंगल कितना हो जाएगा और दूसरा एंगल कितना होगा? एक तो जीरो हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब इस पॉइंट पर बैठ जाएंगे तो यहां पर एक एंड तो यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब सर घुमाना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब एंगल जीरो हो रहा। और दूसरे एंगल के लिए थीटा की वैल्यू जो बनी वो है 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखें तो यह है थीटा वन जीरो और थीटा टू है 90। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये आ चुका है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ 90। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बन चुका है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखता हूं कहां पर, इनसाइड पॉइंट पर, तो वो कितना बनेगा? म्यू नॉट एन आई बनेगा। और अगर मैं एकदम एक्सटर्नल पॉइंट पर, एकदम एंड पॉइंट पर आ जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो जस्ट अ सेकेंड, तो लेट्स से दिस इज अ सोलेनॉइड, ऐसा कोई सोलेनॉइड बना है एंड इस सोलेनॉइड के लिए है ना, आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। इस सोलेनॉइड के लिए मैं अगर देखता हूं मिड वाले पॉइंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। किसी और पॉइंट के लिए मैं बात करता हूं, इन सभी पॉइंट्स के लिए जो यहां पर बीच में थे ना, इन सभी पॉइंट्स के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर ये होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट पर आता हूं तो वहां पर एकदम से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई टू बन जाएगा। तो बच्चा यहां पर ये जो ग्राफ दिखने को मिलेगा समवॉट लाइक दिस मिलेगा। एक मिनट, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये येलो लाइन क्या दिखा रही है बोलो? बोलो, येलो लाइन क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो इसका मतलब यहां पर देख लीजिएगा, मैंने बी लिख दिया, और जैसे जैसे इस सेंट्रल वाले पॉइंट से हम दूर में जाएंगे, चाहे राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, हमने देखा कि अंदर वाले पॉइंट के लिए, हमने देखा कि अंदर वाले किसी भी पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बन चुकी है। और जैसे ही एंड पॉइंट के नजदीक आने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, और उसके बाद में जो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी वो म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाएगी। तो यहां पर ये आधी हो चुकी है अंदर के कंपैरिजन में। समझ में आया कितना? हाँ जी, तो नोट कर लीजिए। कर लिया क्या ऊपर वाला? करो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आइडियल सोलेनॉइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन आइडियल सोलेनॉइड। अब इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली आइडियल के लिए केस में क्या था कि लेंथ और रेडियस, लेंथ बहुत ज़्यादा थी। अब नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा कि लेंथ और रेडियस कंपेरेबल बन जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आर एंड एल आर कंपेरेबल। ठीक है, रेडियस और लेंथ एल आर कंपेरेबल। नाउ आगे बढ़े तो क्या था रे बाबा, यहाँ पर मैंने देखा कि ये अगर मैं सोलेनॉइड ड्रॉ करता हूँ
तो यहाँ पर इसकी सेंट्रल एक्सिस से ये जो दूरी है दैट इज़ आर, और ये लेंथ जो है दैट इज़ एल। आर और लेंथ इस तरह से बन चुके हैं। नाउ मैं बात करता हूं कि अंदर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब इस पॉइंट के लिए देखें या इस पॉइंट के लिए देखें या इस पॉइंट के लिए, क्या थीटा वन और थीटा टू सभी में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए थीटा वन एंड थीटा टू की वैल्यू अलग अलग होगी। और इनफैक्ट एकदम मिडल वाले पॉइंट के लिए बात की जाए तो थीटा वन और थीटा टू आपस में बराबर आ जाएंगे मिडिल वाले पॉइंट के लिए। इतना समझते हैं क्या? तो b की वैल्यू अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। नाउ मैं देखना चाहता हूं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा वन और थीटा टू दोनों पे डिपेंड करती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए इस पूरे सोलेनॉइड में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो बाकी सभी पॉइंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रखता होगा? बोलो। थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व हो गई, यहां फिजिक्स खत्म हो गई। मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना? आपने वो पढ़ा है क्या? अरे कौन सी इक्वेशंस होती हैं, सिक्वेंशियल इक्वेशंस, उसमें वो जो ए पी जी पी वगैरह जो बनते हैं, ए एम जी एम बनते हैं। हाँ, तो ए एम जी एम बनते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, है ना? और उसमें आपका कंडीशन लगती है मैक्सिमा के लिए कि वो दोनों बराबर हो जाते हैं कि बाबा इस चीज़ की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो ए एम बराबर जी एम आ जाता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है ना? तो अब यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है। तो जब थीटा वन और थीटा टू आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो मैक्सिमम होगी। और सेंट्रल पॉइंट से जैसे दूर जाएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ये यहां पर क्या हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बन चुकी है। तो इस प्रकार से ग्राफ बना है। हमारा ग्राफ सोलेनॉइड में भी बना था, कौन से, आइडियल में भी, और हमारे नॉन आइडियल में भी बना था। आइडियल और नॉन आइडियल में मेजर डिफरेंस क्या दिखा ग्राफ के अंदर में, देखिएगा कि आइडियल के केस में क्या था कि अंदर वाले हर पॉइंट के लिए लगभग म्यू नॉट एन आई यानी कि सेम बना हुआ है, एंड वो पूरे रीजन में यहां से यहां तक के पूरे रीजन में लगभग म्यू नॉट एन आई ही बना हुआ है। और जैसे ही मैं सेंट्रल से मतलब नॉन आइडियल की बात करता हूं तो सेंट्रल से एक पॉइंट से दूर जाने पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हुए ज्यादा रेट से पता लगेगी एज कंपेयर टू आइडियल। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल। नाउ इतना तो लिख लिया अपन ने, इतना तो लिख लिया होगा रे, है ना? नाउ एक सवाल मैं देता हूं आपको, लेंथ ऑफ solenoid is given to be 100 meter, number of turns is 1000, and current through the solenoid, this is given to be 10 ampere, and radius of solenoid is equals to 1 mm. Now what I am interested is कि बताइए किसी मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B at center and end point of solenoid.
ठीक है, तो बी इन की बात करते हैं, तो अंदर वाला पॉइंट की बात करते हैं। अंदर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, क्या बचाओ, कि लेंथ एंड रेडियस को कंपेयर किया जाए तो लेंथ इज ह्यूज, है ना, 100 मीटर है और रेडियस बहुत 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 छोटा है। तो वी कैन से यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर देखें तो लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस आर। दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या रे बाबा, दिस इज आइडियल सोलेनॉइड हम कंसिडर कर सकते हैं। आइडियल सोलेनॉइड अगर लिया तो बी इन बिल्कुल आंखें बंद करके लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट ही रहने दो। एन की वैल्यू बताओ कितना, 1000 अपॉन 100, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट की वैल्यू था 10। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो 10 और 10 100 हो जाएगा, तो 100 म्यू नॉट। एंड अगर मैं बी एट एंड पॉइंट की बात करता हूँ तो दैट वुड बी, व्हाट वुड दैट बी, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो म्यू नॉट रहा, एन की वैल्यू हो जाएगी 1000 बाई 100, आई की वैल्यू तो 10 दी ही है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 100 बाई 2 यानी कि 50 म्यू नॉट। तो इस तरीके से हमारे पास में बन जाएगा बाबा कितना मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है एट द एंड पॉइंट और एट द मिड पॉइंट ऑफ अ सोलेनॉइड। बात समझ में आती क्या? बोलो बाबा, नोट कर लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ अरे नहीं बाबा अरे बाबा नहीं हुआ है, मतलब जुकाम तो हुआ है, लेकिन सुबह क्या है ना, यहाँ पे ठंडी बहुत है। मतलब राजस्थान में तो गर्मी था, यहाँ पे ठंडी बहुत है। हाँ वेदर चेंज है, तो अभी ठीक हो जाता है, दिन में जाते जाते ठीक हो जाता है, फिर कल सुबह फिर आएगा। तो मतलब साइकिल में है ना, बात मत फैला देना ऐसे पता नहीं लोग आ जाएंगे मेरे बाहर करके है ना, तुम बात फैला दोगे कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर, लोग आ जाएंगे मेरे घर के बाहर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कल सुबह होगा, दिन भर चिल रहता है ना, तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, मैं भी थोड़ा अवेयर हूँ इस बात का, है ना। शिट सर, हमारी सारी मतलब जो इच्छाएं थी सारी आपने पूरी होते होते रखा दी है। चलो भाई, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद कर लेते हैं। क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अरे कुछ तो बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। अरे हाँ, अरे यार मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद करो, कुछ तो था ना, अपन ने लिखा था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, हाँ हाँ कल कुछ ऐसा ही कुछ तो पढ़ा था अपन ने। नहीं नहीं, कल अपन ने डाइपोल वाइपोल पढ़ा था। हाँ जल्दी बताओ भाई, ऐसा क्या टाइम लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा हुआ है अपन ने। हे भगवान, पलट के बता दो भाई साहब, गधों अब तक तो पलट ही देते। बोलो जल्दी।
अरे बाबा, अरे नोट्स वोट्स लिखते हो ना तुम लोग? हाँ, कितने आलसी कर रहे हो बाबा। कि बस अब सर बता ही देंगे अब थोड़ी देर में। निकालो जल्दी से, बताओ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Tangent to which indicates the direction of the electric field at that point. ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस tangent to which will indicate the direction of the magnetic field at that point. ठीक है, दूसरी बात, क्या ये सर्कुलर लूप बताएंगी? बनाएंगी रे बाबा, अपन ने करंट कैरिंग वायर के लिए बनाया था ना, सर्कुलर लूप बनाएंगे। ठीक है, तीसरी बात कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम एरिया में अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, है ना? कि हमारे पास क्या है कि छोटे से एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइंस पाई जाएंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। सेम फंडे से मैं यहाँ कहता हूँ कि छोटी सी जगह में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा रे? तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो चलिए इसमें लिखें, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, these are the imaginary lines tangent to which gives direction of magnetic field gives direction of magnetic field at that point. These are imaginary lines tangent to which gives the direction of magnetic field at that point. Gives the direction of magnetic field at that point. At that point, magnetic field lines. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, they form a closed loop. They form a closed loop. They form a closed loop. Next, हाँ क्या बोल रहे हो? पहले तो डेफिनेशन बताई रही, सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। नेक्स्ट लिखिए, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, closer the magnetic field lines, higher the strength of the magnetic field. Higher the strength of the magnetic field. Higher the strength of the magnetic field. अब एक आध पॉइंट तुम भी बता सकते हो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ चीज़ें याद है तो। हाँ जी, बरोबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास में गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसकी मदद से हम किसी रैंडम ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसी सेम फंडे की मदद से हम कहते हैं कि बाबा यहाँ पर एक एम्पियर्स लॉ, सही है क्या, AMPERE, हाँ, एम्पियर्स लॉ, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने वाले हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एम्पियर्स लॉ वैलिड कहाँ होगा, जब हमारा वैलिड व्हेन करंट इज नॉट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगर वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा अपन एम्पियर में पढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद में वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी हल्के से बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज्ड। अब ये सभी चीज़ें क्या हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं। तो मैंने ले लिया, यहाँ पर मान ले हैं 1 2 3 4, इस तरह से वायर्स हैं। मान लिया यहाँ पे करंट I1 था, यहाँ पर करंट I2 था, यहाँ पर करंट I3 था, यहाँ करंट I4 था। तो बताइए, जैसे गॉसियन सरफेस है, कई बार गॉसियन सरफेस दे दी जाती है, कई बार हमें खुद से अज्यूम करती होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है एम्पियर लॉ के लिए हमें एक लूप बनाना पड़ता है, जिसे हम एम्पियर्स लूप की नाम से बोलते हैं। तो एम्पियर्स लूप, तो ये लूप कई बार हो सकता है सवाल में दे दिया जाए, या सवाल से आइडिया लग जाए, और हो सकता है कभी हमें खुद से ड्रॉ करना पड़े। तो मैंने क्या कर दिया कि इस वायर्स के सराउंडिंग में एक लूप खुद की मर्जी से ड्रॉ कर दिया, अपनी मर्जी से ऐसा ड्रॉ कर दिया। एक मिनट मैं कहता हूँ, क्या था, एक मिनट, ये बाहर वाला पॉइंट था और ये डॉटेड जो है वो अंदर वाला है। एक लूप मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर क्या करेंगे, लूप में चलेंगे। सर किस डायरेक्शन में चलेंगे, अपनी मर्जी है कहाँ चलना है। तो मैंने बोला कि बाबा मैं लूप में ऐसा चल रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं DL ऐसा लूंगा, है ना, DL वेक्टर में इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यहां पर इस लूप के अंदर में कुछ करंट फंसे हुए हैं, और उन करंट्स को मैं देखना चाहता हूं कि बाबा उन करंट को कैसे कंसिडर किया जाए। तो सबसे पहले DL की बात करता हूं। तो DL कैसे चूज किया, हमारी मर्जी से हमने चूज किया है। ठीक है, सवाल में कोई हिंट दे दिया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग और चूज कर सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं पता तो हम अपनी मर्जी से चाहे तो इस तरह से चल सकते हैं, चाहे उल्टा चल सकते हैं, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो फिर चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर ऐसा चलना डिसाइड कर लिया तो फिर पूरा चक्कर हम इसी तरह से चलेंगे, है ना, पूरा गोल चक्कर जो है वो इसी तरह से इसी डायरेक्शन में चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले करंट I1 के पास में। तो करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर बनी है, इस पॉइंट पर बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से और DL के बीच में जो एंगल होगा, क्या कोई बता सकता है एंगल एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, या 90 डिग्री होगा? DL और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, सोचिए जरा। इसको मैं ऊपर से देखता हूं। तो DL मान लीजिए मैंने ये रहा हमारा, वो मैंने लूप गोल गोल जो बनाया था ना, वो ऐसा बना दिया, ऊपर से देख रहा हूं मैं। करंट I1 आंख में घुसेगा या आंख से निकलेगा? घुसेगा, तो इसका मतलब हमारी आंख की तरफ आ रहा होगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा। इसका मतलब I1 जो है वो डॉट है यहां पर, ये है I1। I2 को देखें तो डॉट बनाऊं या क्रॉस? डॉट है I2। बताइए I3 क्या करूं?
क्रॉस है I3 एंड डॉट है I4। नाउ अब बात करते हैं तो बच्चा ये रही हमारी, ये मैंने मान लो ये रहा हमारा डीएल वेक्टर, है ना, ऐसा ही कहीं पे बनाया था मैंने। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ से एक पॉइंट जो बना, और उस पॉइंट के लिए अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूँ तो वो क्या बनेगी, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। तो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से ये बनने वाली है, समझे क्या? तो अभी मैं देख सकता हूं कि बाबा यहां पर इन दोनों के बीच में एक्यूट बना हुआ है। चलिए किसी और पॉइंट की बात करते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं घूमते घुमाते। तो मैं अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूं तो ये तो लाइन जॉइनिंग हो गई, और लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में बनेगा। क्या रे, देखना कैसा बनेगा ये, हाँ इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो ये ऐसा बन चुका है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं डीएल वेक्टर बनाना चाहूं तो व्हाट वुड बी द डीएल वेक्टर? डीएल वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो देखिएगा दोनों के बीच में एंगल क्या दिख रहा है बाबा, एक्यूट ऑब्ट्यूस 90, एक्यूट दिख रहा है। तो मैंने ऐसे दो पॉइंट बना दिए। ऐसे आप खुद से या तो इमेजिन कर लीजिए या खुद की कॉपी में बना के देख लीजिए कि यहां पर I1 से बनने वाले, यानी कि I1 की बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा हमेशा एक्यूट बना हुआ है। समझ में आता है क्या इतनी बात? और अरे ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल बना ये एक्यूट बन चुका है। तो एक्यूट बना तो बाबा इनका डॉट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव बनने वाला है। इसका मतलब गोल चक्कर काटने के आने के बाद में मैं बी डॉट डी एल जब जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी बननी चाहिए। समझे क्या? तो ये जो बी डॉट डी एल है, इसका पूरा गोल चक्कर काट के आए तो B1 की वजह से जो बनने वाला गोल चक्कर है उसका डॉट प्रोडक्ट पूरा बन चुका है पॉजिटिव। चलिए I2 के बारे में बात करते हैं। पूरा गोल चक्कर काटने के बाद में बताइए I2 की वजह से बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे I1 का बना सेम सिनारियो I2 का बन जाएगा। बात करते हैं I3 की। कुछ बताएंगे क्या होगा इसका? बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट ले लेते हैं कि लेट्स से मैंने लिया ये वाला पॉइंट, तो डीएल वेक्टर तो इस तरह से ये बन चुका है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इसकी वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या आ चुका है, ऑब्ट्यूज बन चुका है। और अगर ये ऑब्ट्यूज बना तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब I3 की वजह से बी डॉट डी एल का पूरा एक चक्कर काट के आए तो बनेगा नेगेटिव। और बताइए I4 की वजह से क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं अगर एम्पियर्स लूप को लगाना चाहता हूं, एम्पियर्स लॉ को लगाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे एक एम्पियर्स लूप को बनाना पड़ेगा। या तो सवाल में दिया गया होगा या खुद से बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर खुद से इमेजिन कर लिया। यहां पर कई सारी वायर्स जा रही थी I1 I2 I3 I4 के साथ में। फिर मैंने देखा कि यहां पर लूप के अंदर में जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। और आई एनक्लोज जैसे कि नाम बता रहा है किसका, ये क्या होगा, करंट होगा। कौन सा करंट? जो कि इस लूप के अंदर में फंसा हुआ है। अब लूप के अंदर में फंसा हुआ करंट की अगर बात की जाए तो यहां पर I1 I2 I3 और I4 है। बताइए I1 की वजह से बी डॉट डी एल पॉजिटिव बना या नेगेटिव? तो यहां पर I1 को प्लस I1 लिखेंगे। I2 की वजह से बताइए बी डॉट डी एल पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसको प्लस I2 लिखेंगे। I3 का बताइए क्या लिखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I3। और I4 के बारे में बताइए, प्लस I4, प्लस I4। तो यहां से हमारे पास बन चुका है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। यहां पर ध्यान दीजिए B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो हम B ले रहे हैं, B इज नेट मैग्नेटिक
field due to current carrying wire inside and outside the loop। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण हो सकते हैं सबकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड बी बनेगी वो चाहे लूप के अंदर वाले वायर की वजह से लिया जाए या लूप के बाहर वाले वायर की वजह से लिया जाए, इट डज नॉट मैटर। बी तो हमारा क्या बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी पॉइंट के लिए। समझ में आता क्या इतनी बात? आई एनक्लोज्ड अगर लिखें तो आई एनक्लोज क्या है, दिस इज करंट enclosed inside the loop। ध्यान दीजिएगा, विद साइन लिखना है इसको कि कौन सा पॉजिटिव लिया जाएगा कौन सा नेगेटिव लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए। अच्छा बताइए, आई एनक्लोज्ड में बाहर वाले करंट का कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या? आई एनक्लोज के लिए बाहर वाले के कुछ कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। और बी वाले के लिए देखा जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में बाहर वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहां पे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे अंदर वाली वायर की वजह से लें लूप के बाहर वाली वायर की वजह से लें, इट डज नॉट मैटर। और आई एनक्लोज जो लिखा जाएगा वो है नेट करंट जो इसके बीच में फंसा हुआ है, इस लूप के अंदर में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इतने को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर और ऊपर
अप्लाई एम्पियर्स लॉ फॉर लूप 1 2 3, अलग अलग लूप है, अलग अलग अप्लाई होगा। फॉर लूप 1 2 एंड 3। डर रहे होंगे ना तुम लोग। ये बेटा सर को तो हो ही गया कहीं इधर वायर में से मेरे पास ना आ जाए। फेमस मत कर देना मेरे को कहीं पर, है ना। अभी 14 दिन का क्वारंटाइन तो वैसे ही है ना, सील वील लगा के चले जा चुके हैं हमारे पर। हाँ चलिए लूप 1 के लिए बताइए। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्या लिखूं, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, कितना लिखा जाएगा? ये होगा 1 एम्पियर। देखो आई एनक्लोज जो लूप 1 के लिए है उसमें करंट कौन कौन से फंसा हुआ है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो 1 को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव? 1 को पॉजिटिव लें या नेगेटिव? अरे बाबा 1 एम्पियर को +1 लिखूं या -1? +1 होगा। क्यों? क्योंकि वही देख लीजिए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और डीएल जो बन रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल। अगर मैं 2 एम्पियर की बात करता हूं तो क्या लिखें? बोलो। अरे बोलो बाबा। हे भगवान, क्या डर गए क्या? क्या हुआ बताओ जल्दी। -2 और 3 एम्पियर को क्या लिखूं? +3 बन जाएगा। अच्छा इसके अलावा 5 एम्पियर कहाँ पे लिखूं? हाँ तो ये आ गए अपन बी डॉट डी एल में आ गए, है ना, ये अपन बी डॉट डी एल में आ गए। म्यू नॉट +1 -2 +3 कर दी। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे +5 लिखूं, -5 लिखूं, क्या लिखूं इसके आगे? बोलो। आवाज़ फिर जा रही है? अच्छा वीडियो ऑन है क्या? ओ ओके 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 ओके। हाँ जी कर दिया, कर दिया। बोलो। अभी हुआ? बोलो। इज इट क्लियर नाउ? हाँ तो लूप 1 के लिए मैंने इतना लिखा। इसमें बताइए ये 5 एम्पियर कहाँ पर लिखूँ इस चीज़ को? म्यू नॉट इंटू इसमें 5 एम्पियर को क्या लिखा जाएगा बताइए? 5 एम्पियर को क्या लिखा जाएगा? 5 एम्पियर कहाँ पर लिखूँ इसमें, इस पूरी इक्वेशन में? +5 लिखूँ ना? अरे बोलो बाबा। 5 एम्पियर क्या लिखा जाए? लिखना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप 1 में इतना ही काम खत्म हो चुका है। बात करते हैं लूप 2 की। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। तो लूप 2 में बताइए क्या लिखें?
+1 -1 -1 +5 -5 +5। इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपना काम खत्म। बात करते हैं लूप 3 की। लूप 3 में बताइए क्या होगा। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वस टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। कितना हो गया बोलो? -2 +3 -1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में हमने बना दिया है लूप 1 2 3 तीनों के लिए किस तरह से एम्पियर्स लूप लॉ को लिखा जाए, है ना। इसको एम्पियर्स लूप लॉ भी कहते हैं, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स लूप लॉ। ठीक है, बात एक ही है। तो अभी हमने देखा कि बाबा ये सभी जो एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल होगा? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली विद नॉन वेरिएबल करंट, यानी कि कांस्टेंट करंट। तो सर फिर वेरिएबल करंट होगा तब कैसे करेंगे? तो उस केस में थोड़े से हमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और वो मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे, साइड में यहाँ लिखता हूँ, उसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कहाँ पढ़ा जाता है? एनसीईआरटी में हमारे पास चैप्टर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो, अच्छा पढ़ाओ नहीं। तो देखो यार, ये बात करते हैं वैलिड जब होगा, जब क्या है, करंट इज नॉट वेरिएबल। तो जब करंट वेरिएबल होगा तब किस तरह से कंसिडर किया जाएगा? तब हम डिस्प्लेसमेंट करंट एक टर्म होती है, इसके बारे में सोचेंगे। और डिस्प्लेसमेंट करंट हम कब पढ़ते हैं? ये जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, और ईएम वेव एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसके अंदर में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट किस में है? जेई मेन का है ये टॉपिक। दिस डज नॉट बिलोंग टू द चैप्टर ऑफ जेई एडवांस, हमारा सिलेबस के बाहर का पार्ट है, बट इट्स ओके। हमारे पास एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो ईएम वेव्स जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात एकदम खुले से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बना? ये बी आ चुका है, आई आ चुका है। हाँ, अब एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन की बात मैं करता हूँ। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में जैसे हमने गॉस लॉ के लिए किया था, गॉस लॉ क्या सभी चार्ज एनक्लोज के लिए लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हम लगा रहे थे क्या? अरे बोलो बाबा। नहीं लगा रहे थे, है ना, कि हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, उनके लिए गॉस लॉ के बारे में हमने सोचा था, अदरवाइज गॉस लॉ के बारे में हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो हमने कुछ सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब देखे थे तब जाके गॉस लॉ लगा था। याद आ रही है ऐसा कुछ, है ना? इसके अलावा हमारे पास गॉस लॉ नहीं लगा हुआ था। तो बच्चा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? कुछ ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जिसकी मदद से कैलकुलेशन करना आसान हो, तो हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। लगा तो सब जगह ही सकते हैं, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे? जहां पर हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। और कैलकुलेशन आसान कब होती है? जब डॉट प्रोडक्ट आसान हो जाए। और डॉट प्रोडक्ट आसान करना हो तो क्या कर दूं? या तो एंगल को 0 कर दूं, या तो एंगल को 90 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के टाइम पे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लूप को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जो कि बी के साथ में या तो एंगल 0 बनाए या तो एंगल 90 बनाए, है ना। तो जब कभी भी एप्लीकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। उस जो भी हमें करंट कैरिंग वायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, इसको समझने की। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हमने कर ली। सेकंड हम देखेंगे कि ड्रॉ एम्पियर्स लूप सच दैट, क्या रे सच दैट? एंगल बिटवीन
डी एल एंड बी कितना हो, इज आइदर, बोलो, अरे कनेक्टेड होना रे बाबा, जल्दी से बोलो, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी और उसके बाद में एम्पेयर्स लूप लॉ को ऐसा ड्रॉ करेंगे सच दैट कि डीएल और बी के बीच में एंगल या तो 0 बने या 90 डिग्री बने या 180 डिग्री बने, कोई भी दिक्कत नहीं है, 180 से भी कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना, उससे भी -1 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो इट्स नॉट एन इशू। तो इस तरह से हमारे पास में हम लूप बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसा सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर हो या सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस सिचुएशन में एम्पेयर्स लूप के लिए एम्पेयर्स लूप बनाना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे पहला हम देखते हैं करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो इसके लिए बनाया तो बाबा ये रही इनफाइनाइट वायर, ये गई ऊपर, ये गई नीचे, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, करंट जाता है आई। तो पहला स्टेप क्या है कि बाबा इसके मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करी तो कैसे बनेगी बताए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कल्स बनेंगे। तो ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल अपने को दिखेंगे। फील्ड लाइन की इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, बी की, ये इस तरह से बनने वाली है ना, ये इस तरीके से यहाँ से ये एंटर कर रही है, यहाँ से ये बाहर निकल रही है, इस तरह से बनने वाली है। तो मैं अगर यहाँ पर लूप बनाना चाहता हूँ, है ना, हमें बोला गया है कि इससे स्मॉल आर दूरी पर बताइए, स्मॉल आर दूरी पर बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने लूप बना लिया, ये मैंने बना दिया एम्पेयर्स लूप। ये मैंने एम्पेयर्स लूप बनाया। फिर मैं देखता हूं कि यहां पर हमें डीएल वेक्टर लेना पड़ेगा। तो डीएल कैसे ले लेता हूं बताओ, इस पॉइंट पे बताए, डीएल राइट में ले लूं लेफ्ट में ले लूं, सर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा मुझे इधर लगेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए दिखा गया। तो अगर मैं देखता हूं कि यहां पर करना है, एक ही करंट कैरिंग वायर है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई। तो आई था, पॉजिटिव लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा आई को, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, बी डॉट डी एल पर आते हैं। तो बताइए बी और डी एल के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा। हमने ये जो लूप बनाया है ये सर्कुलर बना दिया है, ये वाला जो लूप बनाया है ये भी सर्कुलर है, और करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सर्कुलर बनेगी। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल cos 0 इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से ये बन चुका है इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई बन चुका है। ओके इतना बन चुका है। नाउ अब आगे करते हैं। देखो ऊपर से वेक्टर गायब हो चुका है, इसका मतलब समझना, यहां पर बी का मैग्नीट्यूड बचा है, डीएल का मैग्नीट्यूड बचा है। अब देखिएगा कि बी का मैग्नीट्यूड चाहे मैं यहां पर लूं या यहां पर लूं या यहां पर लूं या यहां पर लूं या यहां पर लूं, सभी की दूरी लाइन वायर से सेम है। तो बताइए बी का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट वुड बी सेम और डिफरेंट, सेम बनेगा। तो इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड सेम, तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डीएल, क्योंकि ये सभी बी सेम था ना, तो ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो अब क्या बना, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, यानी कि डीएल 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 वेक्टर जुड़ नहीं रहे हैं, क्या जुड़ रहा है, सिंपली इसका ये लेंथ डीएल 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 जुड़ती जा रही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, डीएल डीएल लेंथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल 2 पाई स्मॉल आर, है ना, पूरी पेरीफेरी की लेंथ जोड़ दी ना हमने कि डीएल जोड़ा डीएल जोड़ा डीएल जोड़ा, इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू कितनी बन गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चमत्कार हो चुका है, जो हमने निकाला था बिल्कुल वैसा का वैसा आ चुका है। समझे क्या, जल्दी से नोट कर लो रे बाबा, कोई डाउट हो तो पूछो।
डन। चलो लिख लिया हो तो बाय, अगले सर आ गए होंगे अपने।